नमस्कार दोस्तों। दोस्तोयेव्स्की का उपन्यास द ब्रदर्स करमाजोव काफी बड़ा, काफी गहरा है, लेकिन उसमें एक कोना है, 10वीं किताब, जो थोड़ी अलग है। जी हाँ, बिल्कुल। वयस्कों की उस उथल-पुथल भरी दुनिया से एकदम अलग। आज हम उसी पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं, जहां कहानी अलियोशा करमाजोव और कुछ स्कूली बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और हमारी ये चर्चा जो है वो अलियोशा बालकों का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक नाम के एक विश्लेषण पर आधारित है। ये हिस्सा सच कहूं तो उपन्यास के भारी माहौल में ताजी हवा जैसा है। ताजी हवा, सही कहा। जहां बाकी सब कुछ अपराध बोध, शक और आध्यात्मिक उलझनों से भरा है, वहीं ये हिस्सा हमें मासूमियत और दोस्ती की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, एक नैतिक स्पष्टता है यहाँ जो बाकी हिस्सों में धुंधली पड़ जाती है। अलियोशा का बच्चों के साथ जो रिश्ता है वो दिल को छू लेता है। तो चलिए इसी रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। कोशिश करते हैं यह जानने की कि अलियोशा इन बच्चों पर, खासकर इल्यूशा और कोलिया पर, कैसे असर डालता है। और इस बातचीत से कौन से विषय उभरते हैं, जैसे मासूमियत, नैतिक शिक्षा और वो मुक्ति दिलाने वाला प्रेम। हाँ, शुरुआत शायद इल्यूशा से करें। उसकी कहानी काफी दुख भरी है। हाँ, बहुत। इल्यूशा वो कैप्टन स्नेगिरियोव का बेटा है। उसके पिता की सरेआम बेइज्जती होती है, दिमित्री कारमाजोव करता है, और ये बात बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर डालती है। वो अंदर से जैसे टूट सा जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, थोड़ा हिंसक हो जाता है। वो अलियोशा की उंगली काट लेता है। फिर वो कुत्ते वाली घटना है जिससे उसे बहुत अपराध बोध होता है। वो समाज से कट सा जाता है, बीमार रहने लगता है। एक तरह से देखें तो इल्यूशा उस मासूमियत का प्रतीक है जिसे बड़ों की क्रूर दुनिया कुचल रही है। वैसी मुश्किल हालत में फिर अलियोशा की एंट्री होती है। वो कैसे, मतलब वो तो एक भारी व्यक्ति है, वो कैसे इन बच्चों के बीच अपनी जगह बनाता है। यही अलियोशा की खासियत है। वो इल्यूशा की कहानी सुनता है, फिर उससे और उसके परिवार से मिलने जाता है। वो जज बनकर नहीं जाता, बल्कि एक हमदर्द बनकर। वो बच्चों के बीच जो कड़वाहट है उसे समझता है और बहुत धीरे धीरे अपने व्यवहार से उनका भरोसा जीतता है। खासकर वो कोलिया, क्रासोत्खेन और इल्यूशा के बीच सुलह कराने में बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा। वो ये दिखाता है कि कैसे विनम्रता और सच्चा प्यार, मतलब वो जिसे दोस्तोयेव्स्की सक्रिय प्रेम कहते हैं, वो टूटे रिश्तों को जोड़ सकता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब वो कोई लेक्चर नहीं दे रहा, कोई धर्म का उपदेश नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं। वो बस अपने होने से, अपने काम से सिखा रहा है। ये इवान जैसे किरदारों से कितना अलग है, जो सिर्फ बातों और विचारों में उलझे रहते हैं। और आपने कोलिया का जिक्र किया, वो तो इल्यूशा से काफी अलग लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। कोलिया क्रासुत्किन वो एक बहुत ही पेचीदा, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है तो बच्चा ही 13-14 साल का, लेकिन बहुत होशियार है। थोड़ी अकड़ भी है उसमें। वो यूरोप के विचारों की, वोल्टेयर वगैरह की बातें करता है, खुद को दूसरों से थोड़ा ऊपर समझता है। अच्छा, मतलब इंटेलेक्चुअल टाइप बनने की कोशिश। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन इस होशियारी और थोड़े व्यंग्य के पीछे उसकी अपनी असुरक्षाएं हैं और अपराध बोध भी है। वो कुत्ते वाली घटना को लेकर तो वो अपनी गलती जल्दी मानता नहीं। तो फिर अलियोशा का उस पर क्या असर होता है? ऐसा लड़का जो थोड़ा अहंकारी है, बुद्धिवादी है, क्या वो अलियोशा की सीधी सादी बातों से प्रभावित हो सकता है? यही तो कमाल है। अलियोशा उसे सीधे सीधे गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो बस धैर्य रखता है, करुणा दिखाता है। जब कोलिया अपनी होशियारी दिखाता है तो अलियोशा उसे ध्यान से सुनता है, पर अपनी बात पर, अपनी नैतिकता पर कायम रहता है, बहुत शांति से। और इसका असर होता है। हाँ, धीरे धीरे होता है। कोलिया अलियोशा की निस्वार्थता, उसकी नैतिक शक्ति को देखने लगता है। वो समझने लगता है कि असली होशियारी शायद दिखावे में नहीं, बल्कि दया और ईमानदारी में है। कोलिया का ये बदलाव ये दिखाता है कि शक और अहंकार से भरे युवा मन में भी उम्मीद बाकी है। तो यहाँ हमें उपन्यास के वो बड़े विषय एकदम साफ दिखते हैं। जी। मासूमियत है जो इस कठोर दुनिया में खतरे में है। हाँ। नैतिक मार्गदर्शन की जरूरत है, और अलियोशा उसका एक आदर्श बन जाता है। बिल्कुल। और वो प्रेम, वो सक्रिय प्रेम जो असल में चीजों को ठीक कर सकता है, रिश्तों को जोड़ सकता है। आपने सक्रिय प्रेम कहा, वो बहुत जरूरी है। दोस्तोयेव्स्की के लिए प्रेम सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, करने की चीज है। दूसरों की भलाई के लिए काम करना। सही बात। अलियोशा उसी का प्रतीक है। इल्यूशा को हम घायल मासूमियत कह सकते हैं जी। और कोलिया वो संदेहवादी युवा है जिसमें बदलने की क्षमता है। और वो कुत्ते वाली घटना, वो जैसे अनजाने में की गई क्रूरता और उसके नतीजों का प्रतीक बन जाती है।
और इल्यूशा की बीमारी वो सिर्फ शारीरिक नहीं, वो एक नैतिक, एक आध्यात्मिक चोट है। ये कोलिया और अल्योशा की बातचीतें थोड़ी थोड़ी इवान की बहसों की याद दिलाती हैं, पर यहाँ नतीजा अलग है। जो इवान गवा चुका है। और उपन्यास की पूरी संरचना में इस 10वीं किताब की जगह कहाँ है, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये किताब उपन्यास के भावनात्मक बहाव में एक जरूरी मोड़ है। इसके ठीक बाद दिमित्री का मुकदमा आता है, फिर इवान का मानसिक पतन। वो बहुत तनाव वाले हिस्से हैं। हाँ, वो तो है। तो ये किताब उस तनाव से पहले एक कह सकते हैं कि एक भावनात्मक राहत देती है। ये दस्तोयेव्स्की का जो मूल संदेश है कि प्रेम और भाईचारे से क्षमा से मुक्ति संभव है, उसे और मजबूत करती है। और अल्योशा के लिए भी ये जरूरी है? हाँ, उसके चरित्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ हम देखते हैं कि वो अब सिर्फ एक सीखने वाला नहीं रहा, वो एक मार्गदर्शक, एक नैतिक नेता के तौर पर उभर रहा है। वो दूसरों को राह दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर अल्योशा और बच्चों का ये पूरा प्रकरण हमें दिखाता है कि करुणा और विनम्रता में असल में कितनी ताकत होती है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं देती, सच में बदलाव ला सकती है। हाँ, बिल्कुल। और जो स्रोत हमने देखा उसका भी निष्कर्ष यही है कि दोस्तोयेव्स्की का संदेश साफ है। सच्ची नैतिक शिक्षा उपदेश से नहीं आती, वो आती है करुणा से, धैर्य से और खुद एक उदाहरण बनने से। और ये चीज युवाओं के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर निराशा और अहंकार में खो जाते हैं। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए अल्योशा जैसे लोगों की जरूरत है। वाकई। और ये हमें आज के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या कोलिया का बदलना हमें आज के दौर के जो संदेहवादी, थोड़े विद्रोही युवा हैं, उनके लिए कोई उम्मीद दिखाता है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या उनमें भी बदलाव संभव है अगर उन्हें सही तरह का मार्गदर्शन मिले? या फिर ये सोचे कि अल्योशा की ये जो शांत सी लेकिन सक्रिय शक्ति है, वो हमें नेतृत्व के बारे में क्या सिखाती है? शायद एक ज्यादा मानवीय, ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ नेतृत्व। हाँ, सोचने वाली बात है। शायद पारंपरिक नेतृत्व से हटकर कुछ और।